हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 6th चैप्टर घन और घनमूल इसका परिचय करेंगे। यानी इस वीडियो में आप इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर का अच्छे से आइडिया हो जाएगा और फिर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में ये सभी पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से आ गए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि घन संख्या क्या होती है। देखिए, किसी भी संख्या को मान लीजिए 2 है, जब इसको 3 बार स्वयं से गुणा करते हैं तो वो संख्या एक घन संख्या बन जाती है। तो 2 को अगर हम गुणा करेंगे स्वयं से, खुद से 3 बार आपस में, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 भी इसको लिखते हैं, ठीक है। या तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया है। तो 8 यहाँ पर जो आया है हम इसको कहेंगे कि 2 का घन 8 है। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 2 का घन 8 है। ये जब हम घात में 3 लिखते हैं तो इसको हम घन कहते हैं। अगर हमें 3 का घन करना हो तो 3 की घात में 3 लिख देंगे और इसका 3 का आपस में इस तरह से 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये 3 3 9 3 27, तो 3 का घन 27 है। और ये जो संख्या है, मतलब जैसे ये यहाँ पे 8 है, ये 27 है, इनको हम कहते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन, या तो पूर्ण घन संख्या कहो या सिंपली इसको घन संख्या कहते हैं। तो 8 27 से पूर्ण घन है। जैसे अगर मैं बात करूं 16 की, तो ये पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन के लिए इस तरह से संख्या 3 बार आपस में गुणा होनी चाहिए। अब अगर हम 4 का घन ज्ञात करेंगे, 4 का घन, तो ये क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये है 64। आप बताइए 5 का घन क्या होगा। 5 का घन होगा, करो, 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या आएगा, 125। इसी प्रकार से 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। 10 तक आपको घन कम से कम याद होने चाहिए। वैसे थोड़ा सा और आगे याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन 10 तक तो कम से कम आपको पूर्ण घन संख्या याद करनी ही करनी है कि 4 का घन 64, 5 का घन 125। इस तरह से आपको 10 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। तो ये हो गया कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बीच में ये कह रहा था कि ये सभी पूर्ण घन संख्या हैं। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 27 एक घन संख्या है, 64 एक घन संख्या है। अगर मैं बात करूं कि जैसे 16 है, 16 घन संख्या नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि ये घन संख्या है या नहीं है। किसी भी संख्या को ये पता करने के लिए पूर्ण घन है या नहीं है क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना कि अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो, जिससे भाग चला जाता है। 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया 1। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखो, इसके तिकड़ी होनी चाहिए, एक ट्रायो होना चाहिए, एक ट्रिपलेट होना चाहिए, मीन्स 3 का एक ग्रुप होना चाहिए। तो 3 का ग्रुप यहाँ पे तो है, लेकिन ये अलग बच गया है। तो चूंकि ये अलग बच गया है, इसलिए 16 एक घन संख्या नहीं है। 16 एक घन संख्या नहीं है क्योंकि इसमें सभी संख्याओं के 3 के ग्रुप नहीं बन रहे हैं। अगर हम ये कहें, कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई 16 क्यों घन संख्या नहीं है, तो आप कहोगे कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको क्या कहते हैं जो हमने ये किया, यह है अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें सभी संख्याओं के 3 के समूह नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो 2 है वो अकेला रह गया है। तो इसीलिए यह 16 जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर कोई पूछे कि क्या 216
एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, क्या ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किससे भाग जाता है, 2 से भाग जाता है ना। 2 से, 3 से, ऐसे अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं। 2 से, 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनसे हम भाग देते हैं। 2 से भाग दिया 108, फिर 2 से भाग दिया 54, फिर 2 से भाग दिया 27, 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया तो अब 1। तो यहाँ पे जो 216 है इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 तो 3 बार आ गया और 3 भी 3 बार है, तो यहाँ पर इसके पूरे 3 के ग्रुप बन रहे हैं। तो चूंकि 2 और 3 यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह यहाँ पर बन रहे हैं, 3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 216 एक क्या है, 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो आपको घन संख्या क्या होती है ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर दूसरा है कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। देखो, एक प्रकार से तो लिखना बड़ा आसान है, जैसे 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 + 8। 1 का घन होता है और 8 2 का घन होता है। तो हमने यहाँ पर 9 को 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया है, लेकिन हम ये दूसरी तरह से नहीं लिख सकते हैं, यानी इस प्रकार का, यानी 9 को हम इनके अलावा की नहीं और 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हार्डी रामानुजन संख्या की, तो वो संख्या ऐसी है जिसको हम 2 तरह से ऐसा लिख सकते हैं, 2 तरह से हम उसको 2 पूर्ण घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी एक संख्या है 1729। यहां पर ये है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी घन संख्या और ये भी घन संख्या है, क्योंकि जो 1 है वो 1 का घन होता है और 1728 12 का घन होता है। तो इसको हमने क्या लिखा, 2 घन संख्याओं का योग। लेकिन साथ ही ये होता है 1000 + 729। तो यहाँ पर ये 10 की घात 3 और 9 की घात 3 है, यानी ये भी एक पूर्ण घन संख्या है और ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। तो जब भी किसी संख्या को, यानी कोई ऐसी संख्या जो 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं का योग होती है, उसको हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या 1729 है, यानी ये अपने आप में इस प्रकार की सबसे छोटी संख्या है जो 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं का योग होती है। कुछ और भी संख्याएं हैं, जैसे 4104, ये होता है 2 की घात 3 + 16 की घात 3, और साथ ही ये 9 की घात 3 और 15 की घात 3 होता है ना भाई। 2 की घात 3 क्या है, 8, और 16 की घात 3 क्या है, 4096। अगर आप इनको जोड़ते हो तो बिल्कुल यही मिलेगा। तो आपने देखा कि ये जो संख्या है ये 2 घन संख्याओं का योग है। इसके अलावा 9 का घन होता है 729 और 15 का घन होता है ये। तो यहाँ पर इस संख्या को हमने 2 घन संख्याओं के रूप में लिखा है, और वही संख्या जो है यहाँ पर इस तरह से 2 घन संख्याओं के रूप में लिखी गई है। तो जब भी किसी संख्या को हम 2 प्रकार से, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये, 2 प्रकार से 2 घन संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, तो उस संख्या को हम कहते हैं हार्डी रामानुजन संख्या। ऐसी अनंत संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये ध्यान रखना सबसे छोटी संख्या है 1729। ये एक हार्डी रामानुजन संख्या है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, घन संख्या के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी घन संख्या को हम
विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या का हम घन ज्ञात करते हैं उतने ही विषम संख्याओं के योग के रूप में। आप देखो, आप बात समझो, 1 का क्यूब 1 की घात 3 क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 1 ही है, ठीक है ना, तो ये तो अकेला 1 आ गया। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 होता है 8, और इसको हम 2 है ना, तो 2 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, और ये होता है 3 और 5 को प्लस करोगे तो ये विषम संख्याएं, आप जानते हो ना विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम घन संख्याओं को इनके योग के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की घात 3 ये होता है 27, तो जो 3 की घात 3 है उसको हम 3 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप 7, 9, 11, और ये ध्यान रखना क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कोई भी विषम संख्या नहीं है कि कहीं से भी उठा दी, क्रमागत लगातार 7, 9, 11 ये लगातार विषम संख्याएं होती हैं, इनका योग आप जोड़ो इन्हें 27 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं 3 की घात 3 और 3 ही विषम संख्या के योग के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब अगर हम 4 की घात 3 इसको लिखना चाहें तो इसको भी हम विषम संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। 4 की घात 3 है ना, तो 4 ही विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, 13, 15, 17, 19 ये। अच्छा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, आपकी बुक में ये ट्रिक प्रॉपरली नहीं बता रखी है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं कि लिखो। तो हमें ये करना होता है कि मान लो कि जैसे 5 है, 5 की घात 3 को ये कहा गया है कि इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, है ना। ये अगर हमें लिखने को मिल गया तो हमें क्या करना है, देखो 5 की घात 2 क्या होता है, 5 का वर्ग, 5 की घात 2 होता है 25, होता है ना। तो हमें बीच वाली संख्या तो मिल गई, 25 बीच की हमें संख्या मिल गई। और अब टोटल 5 संख्याएं लिखनी है, तो 2 इधर लिख दो और 2 इधर लिख दो, 2 इससे बड़ी और 2 इससे छोटी लिख दो। 23, 21 और यहाँ पे 27, 29। अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 125, जो कि 5 का घन होता है। तो ये है ट्रिक लिखने की। अच्छा, अब 6 की घात 3 अगर हमें लिखनी तो ये कैसे लिखेंगे, तो 6 का वर्ग क्या है, तो 6 का वर्ग होता है 36, होता है ना। तो बीच की तो संख्या हमें मिल गई, लेकिन अब आप बोलोगे कि 36 तो हम लिख ही नहीं सकते, 36 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद में विषम संख्या नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, 36 को नहीं लिखेंगे, 36 से इधर उधर की संख्या लिख देंगे, हमें बस बीच का मिल गया है। तो ये एक 35 है और इससे बड़ी 37 है ना। अच्छा, फिर एक इससे पहले की लिखो 33, एक इसके बाद की लिखो 39, टोटल 6 लिखनी है हमने संख्याएं। तो 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, बीच में ये हटा दो। 36 खुद नहीं लिख सकते क्योंकि हमने तो केवल विषम संख्या लिखनी है, तो इसलिए उसकी 36 के इधर और 36 के इधर हमने 3-3 संख्याएं लिख दी, लेकिन लिखनी कितनी है, जिसकी घात 3, जिसका घन हम ज्ञात कर रहे हैं। और अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 216 ही हो रहा है। 7 की घात 3 अगर हमें लिखना, कैसे लिखेंगे, तो 7 की घात 3 के लिए फिर ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है कि 7 की घात 2, देखो ये है 49, तो बीच की संख्या तो हमें मिल गई। अब ये 7 है ना, तो टोटल 7 संख्याएं चाहिए, तो बीच के हमें मिल गई, बची 6, 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो। और ध्यान रखना क्रमागत होनी चाहिए, कुछ भी उठा के मत लिख देना, क्रमागत लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए। 3 इधर लिख दी और 3 इधर लिखेंगे। 49 से कम 47, 47 से कम हुआ 45, 45 से कम हुआ 43। तो ये आप देखेंगे, ये 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने इसको लिखा है, और इनको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये 343 है, और वैसे भी 7 का घन 343 होता है। आपके पास किताब में, बुक में ये क्वेश्चन है कि 10 की घात 3 को अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखो। तो चलो 10 की घात 3 को लिखते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको कि पहले इसका स्क्वायर करो, जो कि होता है 100,
और हमें सबसे बीच का मिल गया है 100। अब 100 के साथ क्या दिक्कत है? 100 के साथ दिक्कत है कि खुद में सम संख्या है, हमने तो केवल विषम संख्याएं लिखनी है। तो कोई बात नहीं, बीच का तो हमें मिल गया ना। टोटल लिखनी है हमने 10 विषम संख्याएं, क्योंकि 10 की घात 3 हो रहा है, 10 का घन हो रहा है। तो 5 इधर लिख दो और 5 इधर लिख दो। तो 100 से बड़ा क्या होगा? 101, 103, 105, 107, 109। और 100 से कम क्या होगा? 99, 97, 95, 93 एंड 91। और बीच में ये 100 हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास में लेके आ जाते हैं। तो ये है ट्रिक लिखने का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी घन संख्या को हम क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 128 में किस संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम कैसे कहते हैं कि संख्या पूर्ण घन है। संख्या पूर्ण घन कैसे कहते हैं? तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही जो मैंने पॉइंट आपको समझाया था कि कोई भी जो संख्या है वो पूर्ण घन कैसे है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 3-3 के ग्रुप हैं पूरे बने हुए, 3-3 के समूह हैं, तो यानी संख्या पूर्ण घन है। जैसे यहाँ पर ये 2 बच गया था ना, तो ये संख्या फिर पूर्ण घन नहीं थी। तो पूरे, जैसे यहाँ पर इसका भी पूरा 3 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा पूरा पूरा है। तो जब पूरे पूरे सभी संख्याओं के पूरे पूरे 3-3 के ग्रुप होते हैं तो संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। अब यहाँ पे 128, तो इसमें किसका गुणा करें? ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, पूर्ण घन नहीं है, पर इसमें किसका गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले इस संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, ये हुआ 64, फिर 2 से भाग दिया, ये हुआ 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो 128 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ये तो पूरा 3 का ग्रुप बन गया, इसका भी 3 का ग्रुप बन गया। अब ये अकेला बच गया है। तो अकेला ये बच गया है, क्या यहाँ पर होता कि इसकी ये पूर्ण घन होता? तो आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर गुणा 2 और गुणा 2 होता तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। तो हम क्या लिखेंगे कि संख्या में 2 गुणा 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यानी 4 का गुणा करने पर, है ना। 2 गुणा 2 क्या हुआ? 4 हुआ ना। तो अगर 4 से गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि संख्या में 2 गुणा 2 यानी 4 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो जो संख्या 128 है, इसमें अगर हम कर दें 4 से गुणा तो ये संख्या बन जाती है 512। और अब ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या है। अब इसका किस संख्या का यह घन है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ आ गया ना कि किसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। तो वैसे ये 8 का घन होता है, 8 का घन 512 होता है। लेकिन कैसे मुझे ये पता चला, ये आप थोड़ा सा आगे कुछ देर में आप सीख जाएंगे, मैं आगे थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन गुणा की जगह पर यह होता है कि किस संख्या का भाग दे, तो फिर क्या करते हैं हम? तो अगर क्वेश्चन ये है कि 128 में किस संख्या का भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा? करना वही है जो प्रक्रिया यहाँ पर थी, सेम प्रक्रिया हमने दोहरानी है। और तो अब देखो यहाँ पर आप सोचो कि ये संख्या जो है इसमें हम किसका भाग दें। भाग देने का मतलब है कि उसको यहाँ से हटाना है हमने। तो किसका भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए? तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो जो संख्या बची इसमें पूरे 3-3 के जोड़े हैं, 3-3 के पूरे ग्रुप है ना हमारे पास, तो फिर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी अगर यहाँ से 2 हट जाता है तो
तो हम यही लिखेंगे कि दी हुई संख्या में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने वही देखना है दोनों में क्या अंतर है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ किया है कि जब क्वेश्चन ये हो कि कितने का गुणा करें तो हमने ये देखना है कि गुणा करने के बाद 3 का पूरा ग्रुप बनना चाहिए उसमें, इसलिए हमने 2 गुणा 2 का गुणा किया, क्योंकि इसका गुणा करने से पूरा 3 का ग्रुप बन गया। अब ये यहाँ पर हमने भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने संख्या हटानी है, तो केवल 2 हटाना पड़ेगा हमें, और उसके बाद अगर हम ये हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कि 3-3 के ग्रुप पूरे हमारे बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए दी हुई संख्या में 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, और बाद में संख्या क्या बन जाएगी, जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर ये 64 बन जाएगा। 64 4 की घात 3 होता है, लेकिन ये 4 कैसे आया वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा जब हम घनमूल वाला हिस्सा पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब एक और पॉइंट समझते हैं। 6 होता है 2 गुणा 3 होता है ना, तो जब हम इसकी घात 3 करेंगे तो वो इनकी भी घात 3 हो जाएंगी। ये होता है 4। आप जानते हैं कि 4 होता है 2 गुणा 2, तो 4 की घात 3, ये 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, ये भी होता है। जैसे मान लो कि 10 है, 10 होता है 2 गुणा 5, तो अगर हमें 10 की घात 3 करनी हो, यानी जो भी घात हम यहाँ करते हैं वो इनमें अलग अलग लग जाती हैं। तो आपकी बुक में ये चीज़ थी तो मैंने सोचा आपको भी ये भी बता दूं। किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करें, अब ये सीखते हैं। देखो घनमूल होता क्या है, तो जैसे मैं आपको घन के बारे में तो बता चुका हूँ। किसी संख्या का घन क्या होता है, जैसे 2 है उसका घन क्या होगा, तो घन यानी 2 की घात 3 ऐसे लिखते हैं घन को, और ये 8 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 को हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे और ये आ जाएगा घनमूल। बिल्कुल इसका हम उल्टा कह सकते हैं। घनमूल कैसे लिखते हैं, किसी संख्या का घनमूल जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम ऐसे करके ये बनाते हैं और इस यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देते हैं। अब ये हो गया 8 का घनमूल, यानी हम 8 का घनमूल लिख रहे हैं, और 8 का घनमूल क्या होगा, ये 2 होगा। ठीक है। तो जिस संख्या का घन कोई पूर्ण घन संख्या होती है, जब हम उसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो वो संख्या वापस आ जाती है। जैसे अगर 3 का घन ये क्या होता है 27, तो अगर हम 27 का घनमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा 3। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64, है ना। कैसे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का घन हुआ 64, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल होगा 4। ठीक है। तो यहां पर एक और चीज आप देखो कि 4 का घन ये हम करते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, ये हुआ 64, और जब हमें 64 का घनमूल ज्ञात करना होगा तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। ये अलग बात है कि इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं और छोटा करने के लिए, खैर, पर ये हो जाएगा 4, यानी 4 का घन हुआ 64, और 64 का घनमूल जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 4, है ना। इसी तरह से 5 का घन होता है 125, तो बताओ 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल होगा 5। तो घन कैसे ज्ञात करते हैं, वो तो बड़ा आसान है कि भाई किसी का भी घन अगर हमें ज्ञात करना हो तो आपस में 3 बार उस संख्या की गुणा कर दो और आराम से घन आ जाएगा। घनमूल कैसे ज्ञात करें, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करें, ये देखो।
तो 125 का ही उदाहरण ले लो। तो 125 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। कोई पूछेगा भाई कि 125 का घनमूल बताओ, ये घनमूल का चिन्ह हो गया। 125 का घनमूल बताओ, तो आप क्या करेंगे, फट से आपने ये करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 5 से भाग दिया इसमें, क्योंकि ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब 5 बची है। आप फिर से बता रहा हूँ मैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, तो 5 से देना पड़ेगा, तो 25 आ गया। फिर 5 से हम भाग देंगे तो 5 आ गया, 5 से फिर से भाग देंगे तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 125 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 125 का घनमूल क्या होगा, तो हम करते क्या हैं कि जो ग्रुप बना है, 3-3 का ग्रुप बना है, उसमें से एक संख्या निकाल दो और ये आ गया हमारा आंसर। यहीं पे अगर हमें 216 का घनमूल ज्ञात करना है, यानी अगर आपके पास प्रश्न इस तरह से है कि 216 है और इसका घनमूल ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम घनमूल। तो यहाँ पे 216 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 2 से किया तो ये 108 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो ये 54 है, फिर 2 से किया 27, फिर 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, इस तरह से ये सब हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब उनको इस तरह से लिखो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3-3 का ग्रुप बना दो। बन गए 3-3 का ग्रुप। और अब हम क्या करेंगे, 216 और 3 यहाँ पर लिखेंगे, यानी हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं। और हर एक ग्रुप से, हर एक समूह से एक ले लो। तो पहले ग्रुप से एक ले लिया, दूसरे ग्रुप से भी एक हमने ले लिया, और ये हो गया 6। ध्यान रखना, एक समान संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं ना, आप ऐसा मत कर देना कि कहीं पे लिखा हो मान लो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, कहीं ऐसा लिखा हो और आप ग्रुप इस तरह से बना दो कि ये भाई 3-3 के ग्रुप बन गए। ऐसा मत करना, ओके। एक समान संख्याओं के ग्रुप बनते हैं। ये भी हो सकता है कि संख्या आपके पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से नहीं दी हो, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से नहीं दिया हो। आपके पास इसकी जगह पे क्या दिया हो, 2 की घात 3। देखो ये और ये एक ही बात है, ओके। 2 की घात 3 का मतलब ये कि 2 को 3 बार गुणा किया गया है आपस में। तो जब हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना होता है, मान लो कि हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि 8 को हम ऐसे लिख देंगे। 8 ऐसे होता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये। और अब हमें दिख रहा है कि ये पूरा 2 का ये ग्रुप बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इसका ये। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से नहीं है और इस तरह से है, तो भी आप आराम से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि कोई संख्या आपके पास है 2 की घात 3 और कोई बोले कि इसका घनमूल ज्ञात करो, तो आप लिख दोगे कि भाई इसका घनमूल 2 है। अगर 3 की घात 3 है तो इसका घनमूल 3 है। अगर 5 की घात 3 है तो इसका घनमूल 5 है। अगर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 है, इसका घनमूल क्या होगा, तो एक ये 2 लिखो यहाँ से और एक ये 3 लिखो। यह बिल्कुल वही है जैसा कि हमने यहाँ पर इसका किया था। भाई ये क्या है, ये 2 की घात 3 है, यानी 2 3 बार है और 3 की घात 3 है, तो इसका घनमूल वही होगा जो यहाँ पर इसका घनमूल होगा। तो इस तरह से हम, तो ये कभी अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया तो परेशान मत होना, 3 की घात जो है उसको हटा देना। यानी अगर कोई आपसे कहे कि 4 की घात 3 है, इसका घनमूल क्या होगा, तो जो इसकी 3 घात है इसको हटा दो, आंसर आ गया। ये भी एक चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अब आपके घन और घनमूल के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी NCERT की जो प्रश्नावली है उनको हल करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और
इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।